ये सेस्ना प्लेन कलाहारी डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था। इसमें बैठे 5 लोग अपनी जिंदगी का यादगार सफर कर रहे थे। जमीन पर वाइल्ड लाइफ और वीरान रेगिस्तान के नज़ारों को आसमान से देखना वाकई चंद लोगों के नसीब में होता है, पर उनका ये हसीन सफर चंद ही लम्हों में उनकी जिंदगी का बदतरीन वाकया बनने वाला था। कलाहारी के बीचों बीच जहाँ इंसान का रहना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, वहाँ उनके जहाज में एक मसला हुआ और पायलट ने प्लेन को क्रैश लैंड करवा दिया। व्यूअर्स, साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला ये कलाहारी डेजर्ट 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ दुनिया का छठा सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। ये अफ्रीकन सहारा की तरह इतना खुश्क तो नहीं है और इसी वजह से यहाँ 320 किस्म की अलग अलग वाइल्ड लाइफ बसती हैं। अगर शिकारी जानवरों की बात की जाए तो इसमें शेर, चीता, जंगली कुत्ते और अफ्रीकन हाथी शामिल हैं, जो अपने इलाके में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते। इस वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग डेजर्ट सफारी के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। अब क्योंकि ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि इसको साउथ अफ्रीका की 3 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं, जिनमें बोट्सवाना के पास कलाहारी डेजर्ट का सबसे बड़ा शेयर है। बोट्सवाना के कैपिटल गैब्रोन में एक कुरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ड डू प्लेसिस ने एक प्राइवेट प्लेन चार्टर्ड किया। वो अपने दोस्तों को कलाहारी के शानदार नज़ारे दिखाते हुए 600 किलोमीटर दूर मोन नामी एक गांव में लेकर जाना चाहते थे। उनके इस ट्रिप का मकसद एडवेंचर के साथ साथ एक बिजनेस इवेंट को भी कवर करना था। उनके इस सफ़र में इसके दोस्त माइक निकोलिक और उसकी बीवी लेनेट निकोलिक समेत नेब गरोरिक और जहाज़ के पायलट कोस्टा मार्कोंडोनट्स भी शामिल थे। ये जहाज़ ट्विन इंजन सेस्ना 414 था, जिसमें ये 5 लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर सवार हो गए। टेक ऑफ होते ही जहाज़ कलाहारी के ऊपर से होता हुआ मोन की तरफ रवा दवा था। ये सफ़र तो 2 घंटे का था, लेकिन 1 ही घंटे के बाद लेनेट, जो पहले ही सफ़र में घबराई हुई थी, उसने प्लेन के एक विंग में से ऑयल लीक होता हुआ देखा। पहले तो उसे लगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर की। जब पायलट कोस्टा को बताया गया तो उसने एहतियातन उस इंजन को बंद कर दिया जिससे ऑयल लीक कर रहा था। पायलट के हिसाब से इसमें कोई खतरे की बात नहीं थी, क्योंकि सेस्ना 414 में अभी भी एक इंजन बचा था। पर क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा पतली होती है, इसी वजह से प्लेन को अपना एल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए दोनों इंजन की पावर रिक्वायर्ड थी। प्लेन अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा था। पायलट ने इमरजेंसी में गैब्रोन कंट्रोल टावर से कॉन्टेक्ट किया, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि कलाहारी के बीचों बीच रेडियो भी काम करना छोड़ गया था। अब जहाज़ को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि इसको किसी सीधी जगह ढूंढ कर लैंड करवा दिया जाए। ये जहाज़ पहले ही काफ़ी कम एल्टीट्यूड पर था, इस वजह से पायलट को जल्द से जल्द कोई लैंडिंग स्क्रिप्ट ढूंढनी थी। पायलट को नीचे सिर्फ छोटी बड़ी चट्टानों और झाड़ियों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया, यानी कोई प्लेन जगह नहीं थी जहां जहाज को लैंड करवाया जा सके। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था अपनी जान बचाना। पायलट ने सबको ब्रेस पोजीशन में आने को कहा और जहाज को झाड़ियों के बीच में ही क्रैश लैंड करवा दिया। क्रैश लैंड होने से पहले अंदर बैठे पैसेंजर्स को सिर्फ इतना ही याद था कि जमीन के करीब पहुंचने पर उनको जानवरों के कई झुंड भागते हुए दिखाई दिए गए। चंद मिनटों के बाद जब सबको होश आया तो उनके चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। लाइनेट का हाथ शायद जल चुका था और नेब गरोरिक की लंग्स डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा था। फिर सबने मिलकर नेब को प्लेन से बाहर निकाला और दरख्त के सहारे सीधा खड़ा कर दिया। इन दोनों के अलावा बाकी तीनों को कोई सीरियस चोटें नहीं लगी थीं। अभी उन्होंने खुद को संभाला ही था कि प्लेन से निकलने वाले फ्यूल ने आग पकड़ ली और पूरा प्लेन एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। आपको यहाँ बता दूं कि हर प्लेन में एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर होता है, जो रेडियो खराब होने की सूरत में प्लेन की लोकेशन कंट्रोल टावर को भेजता है। जब पायलट ने ये एतराफ़ किया कि सेस्ना 414 में इमरजेंसी ट्रांसपोंडर नहीं है, तो सबके पैरों नीचे ज़मीन ही निकल गई। यानी इसका मतलब था कि इतने बड़े डेजर्ट में उनकी लोकेशन किसी को भी मालूम नहीं है। कलाहारी के किसी वीरान हिस्से में ये लोग दरख्तों के बीच में फंसे हुए थे, जहाँ अब इनके पास ना पीने को कुछ बचा था और ना ही कुछ खाने को। 2 जनों को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच में लटके हुए थे। सबको यही उम्मीद थी कि जल्द ही रेस्क्यू टीम आएगी और उनको वहां से निकाल लेगी, लेकिन रेस्क्यू टीम तो तब आएगी जब उनको मालूम होगा। अगर रेस्क्यू टीम बगैर किसी लोकेशन के इनको इस वीरान डेजर्ट में ढूंढना शुरू भी करे तो उनको कई दिन लग सकते हैं। इतने में दिन ढलने लगा और उन्होंने प्लेन की आग को इस्तेमाल करके एक बॉन फायर लगा ली। सारी रात खूंखार जानवरों की आवाज़ें इनको झाड़ियों से आती रहीं
लेकिन शायद वो बॉन फायर ही थी जिसने जानवरों को उनसे दूर रखा हुआ था। दूसरे दिन का आगाज हो चुका था, लेकिन रेस्क्यू टीम का कोई भी अता पता नहीं था और पांचों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। डिहाइड्रेशन की वजह से इनके गले खुश्क हो चुके थे। सुबह सवेरे तो इन्होंने पत्तों के ऊपर पड़ने वाली ओस को पीना शुरू कर दिया, लेकिन अभी सिर्फ चंद कतरे ही पिए थे कि सूरज सर पर आ गया और सारी ओस उड़ गई। इतने में दूर से इनको किसी एक जहाज की आवाज सुनाई दी। इस उम्मीद में कि रेस्क्यू टीम यहाँ तक पहुँच गई है, इन्होंने आसमान पर अपनी नजरें जमा ली। इन्होंने देखा कि एक पैसेंजर प्लेन बिल्कुल ठीक इनके ऊपर से गुजर रहा था। इन्होंने धुआं छोड़ा, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार था क्योंकि इतनी ऊंचाई से इनको नोटिस करना तकरीबन नामुमकिन था। अब उनको यहीं पर अपनी मौत दिखाई दे रही थी। यहाँ पड़े पड़े ये शायद भूख प्यास से मर जाएंगे, अगर निकले भी सही तो शायद जानवरों का शिकार बन जाएंगे। आखिरकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल और पायलट ने इस खतरनाक डेजर्ट में मदद ढूंढने का फैसला किया। ये फैसला था तो बहुत ज्यादा खतरनाक, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो लोग मदद की तलाश में जख्मी साथियों को पीछे छोड़कर रवाना हो गए। दूसरा दिन भी खत्म होने वाला था। क्रैश साइट पर लेनेट और नेप की हालत और ज्यादा बदतर होती जा रही थी। पूरा दिन आग बरसाने वाली गर्मी ने इनको और ज्यादा मजीद डिहाइड्रेट कर दिया था और दूसरी तरफ कार्ल और पायलट को भी सारा दिन चलने के बाद भी पानी का कोई खास सुराख नहीं मिला था। दूसरे दिन की रात को अचानक बारिश हो गई, पर ये इतनी थोड़ी देर के लिए हुई थी कि क्रैश साइट पर मौजूद जख्मी किसी भी चीज में ये पानी इकट्ठा ना कर सके। प्लेन क्रैश को अब 2 दिन गुजर चुके थे। कार्ल और पायलट दोनों हाल से बेहाल लगातार डेजर्ट में चलते रहे, लेकिन मजाल है यहाँ इनको कोई इंसान नजर आए या फिर पानी का कोई जखीरा। अब उनको ये शक भी पड़ने लगा कि वो सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं या नहीं। दूसरी साइड पर नैप को एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और लंग डैमेज की वजह से पैनिक अटैक्स पड़ना शुरू हो गए, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से सीधा खड़ा हुआ था। उसने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ा तो रात को बारिश की वजह से थोड़ा सा पानी दरख्त के अंदर इकट्ठा हुआ पाया। ये मुश्किल से 1 गिलास भी पानी नहीं था, जिसको सबने शेयर करके पिया। तीसरा और चौथा दिन सबने ऐसे गुजारा जैसे अब वो बिल्कुल ही हिम्मत हार चुके हों और बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हों। प्लैनेट के जख्म पर कीड़े पड़ चुके थे और दूसरी तरफ कार्ल और पायलट कोस्टा थे जो लगातार 4 दिनों से चल ही रहे थे। ये भी उनकी खुशकिस्मती थी कि इस खतरनाक वाइल्ड लाइफ जंगल में बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर किसी जानवर के शिकार हुए वो चल रहे थे। और 5वें दिन के आखिर में कार्ल और पायलट को दूर से एक हट की छत दिखाई दी। पहले तो उनको लगा कि शायद ये उनका वहम है, क्योंकि रास्ते में पहले भी कई बार उनको ऐसे ख्याल आ चुके थे। वो वाकई एक हट था जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी। ये देखकर इनकी जान में जान आ गई। उन्होंने वहां पर सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई और रेडियो से कांटेक्ट करके कंट्रोल टावर में सारा माजरा बता दिया। रेस्क्यू टीम इनको पहले से ही कलाहारी डेजर्ट में तलाश कर रही थी, लेकिन सही लोकेशन मालूम ना होने की वजह से वो इनको डेजर्ट के दूसरे हिस्से में ढूंढ रहे थे। क्रैश के 6ठे दिन क्रैश साइट पर तीनों दोस्तों का तकरीबन सांस निकल ही चुका था कि हेलीकॉप्टर की आवाज ने उनके अंदर जैसे जान भर दी हो। आखिरकार रेस्क्यू टीम क्रैश साइट पर पहुंच चुकी थी। इस क्रैश साइट पर बचने वाले लोगों का कहना है कि सिर्फ मौत से चंद सेकंड पहले रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना किसी चमत्कार से कम हरगिज नहीं है। कार्ल और पायलट कोस्टा का अपने दोस्तों को छोड़कर मदद के लिए निकलना वाकई एक अच्छा फैसला साबित हुआ। इस हादसे में शामिल सारे ही लोग बच गए, लेकिन इस वाकये के 2 साल के बाद पायलट एक और प्लेन क्रैश में अपनी जान खो बैठा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।